अस्सलाम वालेकुम। यू आर वॉचिंग हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। आई एम डॉक्टर अदीना असलम विद सेहत से है ज़िंदगी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम जब भी बात करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की या हेल्थ सेक्टर की तो हमारे जहन में डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज, स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिसिन, लेकिन हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड को मैं कहूँगी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें उसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया नहीं होता, और वो फील्ड होती है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? जिस तरह से जैसे जैसे हेल्थ के डिपार्टमेंट में एडवांसमेंट हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उसी के साथ साथ इस फील्ड की इम्पोर्टेंस का भी हमें आइडिया होता है, बिकॉज दे आर द वंस जो इसके जो सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके जो बैक पे होते हैं वो हमारे बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं। और ना सिर्फ डिवाइसेस या इक्विपमेंट्स बल्कि पूरे एक हॉस्पिटल की डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसी के लिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत स्पेशल गेस्ट हैं हमारे, उनको मैंने दावत दी है ताकि मैं थोड़ा सा इसको भी एलैबोरेट कर सकूं कि व्हाट इज़ दिस फील्ड एंड किस तरह से इस पर वर्किंग हो रही है। तो आज मेरे साथ मौजूद है मिस्टर अदनान चिश्ती, हु इज़ द फाउंडर ऑफ हेल्थ इंजीनियरिंग सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पर आए, और मैं चाहूँगी कि आप इस पे बहुत आई गेस लोगों को ज़रूरत है गाइडेंस लेने की कि ये फील्ड क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी हेल्थ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस से रिलेटेड। थोड़ा सा बताइएगा कि क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, किस तरह आइडिया आया आपको? आइडिया इसका एक आप ये समझें कि जैसे ज़रूरत इजाद की माँ है, उसी तरीके से हमारे यहाँ जो है वो हॉस्पिटल जो है वो बगैर किसी प्लानिंग के, किसी भी, जैसे हमारे यहाँ घर बनाने का कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी ठेकेदार को बुला लिया, उसको पैसे दे दिए और लाइनें खींच के दे दी कि इस पर आप बिल्डिंग बनाना शुरू कर दो। उसके बाद सारी ज़िंदगी जो है वो आदमी कोसता रहता है कि यार धूप यहाँ से आती है, खिड़की यहाँ होती है, हवा वहाँ होती है, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो उस ठेकेदार को कोसते हुए गुजर जाती है। उसका 1% 2% अगर वो किसी प्लानर को इन्वॉल्व कर लें, किसी आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व कर लें, किसी बेहतर जो इंजीनियरिंग फील्ड के बंदे हैं उनको इन्वॉल्व कर लें, तो वो चीज़ें बहुत बेहतर प्लान की जा सकती हैं। सिमिलरली हमारे यहाँ जो है वो कमर्शियल प्लाजा में, हॉस्पिटल में सेम जो है वो रविश लोगों ने इख्तियार की हुई थी, और यही पैटर्न जो है वो चला आ रहा था। कुछ हद तक अभी भी है, लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस की आती जा रही है। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पे हर अस्पताल में जो है वो जो इन्फेक्शन का रेट है, हॉस्पिटल बोर्न इन्फेक्शन जो होते हैं, आईसीयू बोर्न इन्फेक्शन होते हैं, उनका रेट बहुत ज़्यादा है, और उसको किसी सूरत जो है वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये जब अस्पताल लोग बना देते हैं फिर उनको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है कि डेथ रेट बढ़ रहा होता है, जो अस्पताल जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने एक फर्म रजिस्टर की पाकिस्तान में, और उसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड कराया फॉर हेल्थ केयर प्लानर्स, हॉस्पिटल डेडिकेटेड फैसिलिटी प्लानर्स के हवाले से। और ये हमने जो है वो अभी तक मेरा ख्याल है इट्स नाउ मोर देन 6 years, लेकिन हम वाहिद हैं पाकिस्तान में जिनके पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का लाइसेंस है टू बिल्ड द हॉस्पिटल, टू डिज़ाइन अ हॉस्पिटल फॉर बेटर केयर ऑफ पेशेंट्स। तो ये वहाँ से जो है सारी जो शुरुआत है वहाँ से हुई। तो जैसे आपने जिक्र किया कि इतनी बारीकियाँ देखनी पड़ती हैं इसमें, तो क्या मैकेनिज़्म पूरा क्या होता है और किस किस की इन्वॉल्वमेंट होती है, इंजीनियर्स की या आर्किटेक्ट्स की, क्या होता है ये प्रोसीजर? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इस वक्त दुनिया में अगर हम तमाम इंजीनियरिंग फील्ड को कैलकुलेट करें कि हर इंजीनियरिंग की सब डिवीज़न हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल के बाद मैकाट्रॉनिक्स भी आ गई है, तो अगर आप तमाम इंजीनियरिंग का एक मजमुआ कर लें कि हर इंजीनियर को इन्वॉल्व होना है, तो वो फैसिलिटी जो है वो हॉस्पिटल डेवलप हो रही है। क्योंकि हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ पे आपका HVAC भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मेडिकल इक्विपमेंट। हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ पे आपका बेड, आपकी पेंट, आपके केमिकल्स, एनवायरनमेंट,
यानी दीवार सीधी बनानी है कि उसको टेढ़ी बनानी है, किस तरह की स्कर्टिंग रखनी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। और इसमें न सिर्फ ये बल्कि स्टार्टिंग फ्रॉम पेशेंट फ्लो, यानी कि आर्किटेक्ट को पहले पेशेंट फ्लो जो है वो डिलीवर करते हैं ताकि वो एक प्रॉपर हॉस्पिटल जो है वो आज उसका आर्किटेक्चर बना सके। तो हमने इसकी एक पूरी कंप्लीट जो है वो फैसिलिटी डेवलप की है, जहाँ पे हमारे पास पेशेंट फ्लो के लिए जो है वो डॉक्टर्स हैं और फार्मेसी डेवलप के लिए फार्मासिस्ट हैं, और इसी तरह से जिस तरह से पेशेंट फ्लो नर्सिंग स्टाफ है, तो ये तमाम लोग पेशेंट फ्लो को डेवलप करने में मदद देते हैं। उसके बाद ये तमाम अपनी माहिराना राय जो है वो आर्किटेक्ट के सामने लेके जाते हैं, जो कि हमारा एक और डिपार्टमेंट है। फिर आर्किटेक्ट उसको जो है वो पेपर पे ड्रॉ करके और एक हेल्थ केयर आर्किटेक्चर का नमूना पेश करता है फॉर कस्टमाइज प्लानिंग। आर्किटेक्ट के बाद ये तमाम काम, जाहिर है हॉस्पिटल की जब बिल्डिंग डिज़ाइन हो रही होती है तो कहीं पे बहुत लोड देना होता है, कहीं की छत मजबूत करनी होती है। जैसे कैथ लैब को अगर आपको एंजियोग्राफी मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर लोगों को कैथ लैब नहीं पता तो उसको हमें जो है वो रूफ से हैंग करना होता है और उसका जो वज़न होता है वो मोर देन टन्स होता है। तो आपको वहाँ पे रूफ का वो स्ट्रक्चर देना पड़ता है। सिमिलरली MRI अगर परमानेंट मैग्नेट लगानी है तो उसका वज़न कोई 11 टन होता है, तो आपको जो है वो उसका स्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप करना पड़ता है। तो फिर जब आर्किटेक्ट प्लानिंग के बाद ये तमाम काम जो है वो स्ट्रक्चर के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। स्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो उसके बाद ये डेडिकेटेड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, जो कि एक हॉस्पिटल से रिलेटेड इंजीनियरिंग स्टाफ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आती है इसमें। अब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की जो आसान एग्जांपल हैं वो ये हैं कि किसी भी बिल्डिंग में अगर बनना होता है, तो अगर कोई रेजिडेंशियल प्लाजा है या कोई कमर्शियल प्लाजा है, तो बहुत हुआ तो 100 किलोवाट 150 किलोवाट जो है उसका लोड होगा अगर बहुत बड़ा हैवी एयर कंडीशन लगा दिया। अगर अस्पताल की बात की जाए तो 100 किलोवाट का जनरेटर सिर्फ और सिर्फ एंजियोग्राफी मशीन में लगता है। इसके अलावा जब आप CT स्कैन की बात करते हैं तो CT स्कैन में 70 किलोवाट है। यानी इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट को लेके ही कोई 250-300 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, जो किसी भी दूसरी बिल्डिंग की बनिस्बत बहुत ज़्यादा। तो जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो जाहिर है उसके हिसाब से आपकी केबलिंग, उसकी प्लानिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। फिर हमारे जैसे मुल्कों में जो प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने पाकिस्तान से बाहर जो हॉस्पिटल डिज़ाइन किए हैं उसमें हमने DC पावर सप्लाई का इंट्रोड्यूस करवाई है, ताकि लाइटिंग हॉस्पिटल की किसी सूरत डिस्टर्ब ना हो। बैटरी पावर DC लाइटिंग है, एक तो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लेती है और ज़्यादा इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है जब हमारे पास ज़ाहिर है लोड शेडिंग में और जो दूसरे हमारे मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद। सिमिलरली मैकेनिकल, जितना आपकी जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं उनको हमें लिंक करना होता है, तो मैकेनिकल न्यूमेटिक डिवाइसेस होती हैं, उनकी इंस्ट्रूमेंटेशन की डायग्राम्स बनाई जाती हैं। किसी भी आम बिल्डिंग है उसमें वो जो है न्यूमेटिक एक हद तक होती हैं, जैसे फायर फाइटिंग होगा या बहुत हुआ तो आपके पंप हो गए वाटर इधर उधर करने के लिए। लेकिन जब हमारे हॉस्पिटल की बारी आ रही है तो ये मैकेनिकल वर्क जो है वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है, क्योंकि आपको मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट जो है उसकी भी डिज़ाइनिंग चाहिए होती है। फिर आपको जो है वो इस सिमिलरली RO प्लांट चाहिए होता है डायलिसिस के लिए डेडिकेटेड। तो हमारी जो इंस्ट्रूमेंटेशन और उसकी पाइपिंग की ड्राइंग्स हैं वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट होती हैं। तो इसको हम जो है वो 2 तरह की MEP कहते हैं, एक नॉर्मल MEP जो एक नॉर्मल MEP बिल्डिंग MEP होती है, और एक मेडिकल MEP का नाम हमने दिया है जिसको हम मेडिकल की नीड के मुताबिक डेवलप करते हैं। तो ये वही इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं जो हॉस्पिटल में आके क्रिटिकल हो जाती हैं।
लोगों को जो है वो इसका अंदाज़ा नहीं होता कि इससे किस तरह से फिर ये तमाम चीज़ें जब डेवलप की जा रही होती हैं तो डॉक्टर्स, इन्फेक्शन कंट्रोल के एक्सपर्ट्स और बायोमेडिकल इंजीनियर इस बात का ख्याल रखते हैं कि इन तमाम फैसिलिटीज़ में जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है उसको हम कैसे डेवलप करें। लाइक HVAC के साथ हम नेगेटिव प्रेशर जो है वो डेवलप करते हैं। तो अदरवाइज़ अगर अलग अलग प्लानिंग हो तो नेगेटिव प्रेशर की जो है वो पूरे अलग फ्लोर चल रहे होते हैं। सिर्फ इसकी एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल ये है कि अगर आप वैसे कैलकुलेट करें तो कोई मिलियंस के हिसाब से पर फ्लोर एक्सपेंस सेव कर सकते हैं अगर आप क्लब करके दोनों को प्लान करें। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो फ़र्क है जो एक आम बिल्डिंग बनाने में और हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने में होता है। तो इतनी ज़्यादा टेक्निकल प्लानिंग इसमें इन्वॉल्व होती है जो कि बहुत न्यू है। अब जो पुराने हॉस्पिटल्स बने हुए हैं तो उसमें आपको क्या लगता है कि उसमें फिर दोबारा कुछ रीप्लान करने की या रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है उनको? हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करें ताकि इमरजेंसी के वक्त एम्बुलेंस फौरी मिल सके। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये इसमें जो पुराने हॉस्पिटल हैं जिनको देख के इनफैक्ट हमें ख्याल आया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो वहाँ पर अभी भी अवेयरनेस का फुकदान, वो लोग अभी भी ये समझते हैं कि हम कोई 50 साल से अस्पताल बनाया हुआ है तो हमसे बेहतर और क्या हो सकता है। जबकि जो नई प्रैक्टिसेस हैं, नई तर्ज पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, सब लोगों को एक्चुअली कैलकुलेट करना चाहिए कि उनके ICU का, उनके वार्ड का, उनके जो प्राइवेट रूम्स हैं उनका इन्फेक्शन रेट कितना है, हॉस्पिटल बोर्न इन्फेक्शन कितने % पे है। और ये मतलब जब तक इसको इवेलुएट नहीं करेंगे, इसको पता नहीं करेंगे, जाहिर है प्रॉब्लम समझना सबसे पहले होता है, बाद में उसका सोल्यूशन डेवलप किया जाता है। तो अगर वो ये समझेंगे कि ये उनका मसला है ही नहीं तो कभी भी रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे। फिर अगर आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे कोने में जो है वो कचरा कुंडी बनी हुई है, जब तक उनको ये समझ में नहीं आएगा कि कचरा जो है वो अस्पताल के लिए गलत है, जब तक उसकी सफाई का जो है वो इंतज़ाम नहीं किया है। सिमिलरली ICU में ये, मैं आपको कराची के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ जिनका ICU इन्फेक्टेड था। उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि नहीं, हम कुछ चीज़ गलत हो गई है। उन्होंने अपने ICU को बंद किया 1 महीने के लिए, पूरा का पूरा रीडिज़ाइन करके, डिसइंफेक्ट करके उसको दोबारा से उन्होंने ऑन किया। और ये उन्होंने सिर्फ अपना, ज़ाहिर है 1 महीने के लिए चलते हुए हॉस्पिटल का ICU बंद कर देना उनका कितना बड़ा कमर्शियल लॉस था, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह किए बगैर कि उनका जो है वो फाइनेंशियल लॉस है, उन्होंने अपने आप को ठीक करने के लिए ये काम सरअंजाम दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही हॉस्पिटल का ICU रवा-दवा है और वो बिल्कुल चल रहा है विद इन्फेक्शन, मिनिमम इन्फेक्शन। सो ये लैक ऑफ अवेयरनेस जो है इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? लैक ऑफ अवेयरनेस के लिए जो है वो एक मोटिवेशन, कुछ हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग जो है वो अपनी गलती मानते नहीं हैं। तो ये वो एलिमेंट है जिसको हम शायद सही ना कर सकें, लेकिन जैसे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से या इस तरह के बरहा सेशन हो जिनको प्रमोट किया जाए, जिनको बताया जाए, तो हमारे यहाँ भी अस्पताल का जो रेट है वो बाहर के अस्पतालों के रेट के बराबर आ सकता है, इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सकता है और ये तमाम चीज़ों को जो है वो ओवरकम किया जा सकता है। ख़ासकर अब जो नए हॉस्पिटल बन रहे हैं उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो मिडल ईस्ट से वापस आ रहे हैं, जो US से वापस आ रहे हैं। इस वक्त भी मेरा ख़्याल है कि हमारी टीम के पास कोई मोर देन 50 हॉस्पिटल हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त बनाए जा रहे हैं, अंडर डेवलपमेंट हैं। कुछ प्लानिंग फ़ेज़ में हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ में हैं, कुछ डिलीवरी फ़ेज़ में। तो हम इस लेवल पे जो है वो ऑलरेडी कर रहे हैं कि जब नए हॉस्पिटल आएंगे ये भी एक तरह से जो पुराने हॉस्पिटल की एजुकेशन है उसमें असरअंदाज होंगे। ठीक।
हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के जरिए मेडिसिन घर पर मंगवाएं और जिंदगी आसान बनाएं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थोड़ा सा बताएं कि ये क्या फील्ड है और इसका स्कोप क्या है हमारे यहाँ। बायोमेडिकल इंजीनियर काफ़ी नेग्लेक्टेड है बिल्कुल। हमारे यहाँ, और इदारे जो हैं वो बने हुए हैं ज़्यादातर सिविल को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्किटेक्चर वालों ने अपना इदारा बनाया हुआ है, और जो भी इंजीनियर होते हैं वो सिविल फौकियत होती है उनकी। तो बायोमेडिकल ख़ास तौर पे अभी रिसेंटली कोविड के दौर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वो प्रमोशन मिला है, उनको बताया गया है। बायोमेडिकल इंजीनियर पाकिस्तान में क्योंकि हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, R&D नहीं है, तो पाकिस्तान में बायोमेडिकल इंजीनियर जो है वो हॉस्पिटल प्लानिंग में काफ़ी हैं, हॉस्पिटल इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि एक बहुत अहम फील्ड है और उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। इसके अलावा हॉस्पिटल की जो है मेंटेनेंस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बहुत से बायोमेडिकल इंजीनियर हैं जो मेंटेनेंस में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से इंजीनियर्स को जो है वो मेंटेनेंस में से हट के मेंटेनेंस प्लानिंग में या इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस इटसेल्फ जो है वो टेक्नीशियन जॉब है। ये बिल्कुल उसी तरह का रिलेशन है जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और नर्स जो है वो डिलीवर करता है, टेक्नीशियन ECG लेता है। तो उसी तरह का काम है कि इंजीनियर का काम जो है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है, उसको जो अमली जामा पहनाने वाला होता है वो उसी फील्ड का टेक्नीशियन होता है। ठीक है। डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करें और सेहतमंद रहें। लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी, आपने कोविड का जिक्र किया, तो कोविड की वजह से क्या चेंजेस आ रही हैं, जो डिज़ाइनिंग फर्दर अब हॉस्पिटल्स की होगी उसमें क्या चेंजिंग आ रही है? कोविड के हवाले से जो हॉस्पिटल की डायमेंशंस हैं वो ऑलमोस्ट 90% बदल चुकी हैं। हर तरफ जो है वो आइसोलेशन सेंटर चाहिए आपको सबसे पहले, और हमारे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 20% बेड जो है वो होने आइसोलेशन के चाहिए। अब इसके अलावा पहले प्रोटोकॉल ये होता था कि जो जिसका मर्जी इमरजेंसी में जो है वो आप दाखिल हो जाते थे। अब बफर एरिया जो है वो डिज़ाइन किए जा रहे हैं। बफर एरिया के में ये होता है कि पेशेंट वहाँ पे एंटर होता है, उसका कोविड टेस्ट होता है, टेस्ट का रिजल्ट आता है, अगर पॉजिटिव है तो वो आइसोलेशन की तरफ चला जाता है, और नेगेटिव है तो वो फिर इमरजेंसी की तरफ जाता है। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट जो है वो ऑलमोस्ट डबल होता जा रहा है। जैसे अगर इमरजेंसी हमें 10 बेड डिज़ाइन करने हैं तो हम 10 बेड जो है वो उसमें से 8 बेड जो है वो नॉर्मल इमरजेंसी डिज़ाइन करते हैं, 2 बेड जो है वो आइसोलेशन के कोविड पॉजिटिव के डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरह से हमने जो है वो जो गवर्नमेंट ने 20% लागू किया है उसको हमने पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कोई 80% अस्पतालों में हमने इससे रिलेटेड काम भी किया है, उनका एक्सटेंशन किया है, और एक्सटेंशन के साथ साथ उनको नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर जो है वो प्रॉपर बनाया गया है। PCR लैब्स का एरिया बहुत बढ़ गया है। हर अस्पताल में जो है वो पहले ये होता था कि नहीं PCR लैब तो किसी और की लगवा लेते हैं, लेकिन अब तो PCR मैंडेटरी है, और तो हर अस्पताल का जो है वो लाजमी जुज़ है। और जो प्लानिंग है वो पहले हम लोग जो है वो प्लान करते थे कि भाई हॉस्पिटल बिल्डिंग एक बिल्डिंग हमने डिज़ाइन कर दी, अब हमें हॉस्पिटल की मल्टीपल बिल्डिंग डिज़ाइन करनी पड़ती है, जिसका फ्लो हम जो है वो इन्फेक्शन फ्री फ्लो जो है वो डेवलप कर सकें। ठीक है। बस लास्ट में ये चाहूँगी कि हमारे यहाँ की बहुत सी ऐसी यूथ है जो जब उस फेस में होती है कि वो डिसीजन ले रहे होते हैं कि हम किस फील्ड में जाएं, तो वो इंजीनियरिंग का दे प्लान कि हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जाएं, बट दे हैव नो आइडिया कि क्या इसका फर्दर स्कोप है इन पाकिस्तान स्पेशली। तो उनको कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो बहुत यूनिवर्सिटी में तकरीबन सारी यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ मैं, तो अक्सर बारहा बल्कि ये मैं मैसेज देता रहता हूँ कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है वो मुझे किए हुए तकरीबन 21 साल हो गए, तो इट्स नॉट न्यू एनी मोर। और इसमें जो है वो
हॉस्पिटल डिज़ाइनिंग में और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में हमने जो है वो खासा काम कर लिया है। अब हमारा वक्त शुरू हो गया है कि हम जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट इक्विपमेंट की तरफ जाएं। और ड्रीम है मेरा कि बायोमेडिकल से जो है वो हमारी हाईटेक इक्विपमेंट की जो है वो एक्सपोर्ट शुरू की जा सके। और ये नए बायोमेडिकल इंजीनियर जितना सीख के, जितना समझ के, जितना प्रैक्टिकल करके R&D की तरफ आएंगे वही डेवलप कर सकेंगे। इसमें अताउर रहमान साहब ने काफ़ी काम किया हुआ है, डॉक्टर पंजवानी सेंटर है, वहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है। इस बायोमेडिकल को अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अटैच करें तो हम बहुत से मौजज़े जो हैं वो कर सकते हैं। और जब तक लोग ज़ाहिर इस फील्ड की तरफ आएंगे नहीं तो हम ये मौजज़ों से दूर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पर आया, इतनी अवेयरनेस दी। और अगर मैं कहूँ कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज़ द बैकबोन ऑफ आवर हेल्थ डिपार्टमेंट तो आई एम श्योर मैं गलत नहीं होंगी। तो और उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।